हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। सो इस वीक हम लोग फिर से बात करने वाले हैं वीकली प्राइस एक्शंस क्या है, मार्केट्स कहाँ हेड कर रहे हैं और जो भी इस वीक के टॉप न्यूज़ और क्रिप्टो अपडेट्स है उसके बारे में। सो अगर अभी तक आप लोग ने A to Z क्रिप्टो को फॉलो नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स आपके तक सबसे पहले पहुँचे। सो इस वीक हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राइस एक्शन से, जो कि सौविक कवर करने वाले हैं, और फिर क्रिश हमें बताएंगे कि क्या क्या न्यूज़ और अपडेट्स आए ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं शौविक के साथ। तो चलिए शौविक, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीकली प्राइस एनालिसिस के साथ। हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग पहले इस वीक कुछ डिफरेंट देखेंगे। BTC USDT और इथेरियम USDT का प्राइस एक्शंस क्या हो रहा है, उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा S&P इंडेक्स जो है उसका मूवमेंट क्या है वो भी थोड़ा सा कवर करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में अभी जो करंट पोजीशन है वो कैसे मार्केट जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो BTC USDT का ये चार्ट है। तो इस पे हम लोग देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आया हुआ है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि काफ़ी बार ये ट्रेंड लाइन जो है ना ये रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 बहुत बार। और यहाँ पे आके अभी क्या है, यहाँ पे आके एक बेस फॉर्मेशन टाइप का बन रहा है। ये वाले टाइम फ्रेम में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो ट्रेडिंग डिसीजन हम लोग को लेना होगा वो इसके बेसिस पे लेना होगा, लॉन्ग टाइम फ्रेम में दूसरा चीज़ होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद BTC जो है इसको या तो रिटेस्ट के लिए जाएगा और जाके फिर यहाँ पे घूम के नीचे आएगा, फिर से कुछ टाइम यहाँ पे बिताएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। और नहीं तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर जाएगा, फिर एक बार रिटेस्ट के लिए आएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवरली टाइम फ्रेम में सिनारियो। अभी थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये जो चार्ट है आपका S&P इंडेक्स है, S&P 500, इसका कंपैरिजन बेसिकली हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं S&P 500 इंडेक्स जो है वो जब जब नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बाउंस किया है तब तब BTC USDT जो है नीचे से ऊपर की तरफ ये मूव दिया है और अच्छा खासा मूव दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों से ऐसा एक सिनेरियो चल रहा है, देखिए कि S&P 500 इंडेक्स जो है वो अप मूव में है या फिर अप ट्रेंड में है, लेकिन BTC USDT का जो है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस बेसिकली क्रिएट हो रहा है। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा साइन है। आप लोग इसको इस तरह से मान सकते हो कि एक बुलिश फ्लैग भी यहाँ पे बन रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉ करें ये वाला देख सकते हो, ये पोल हो गया आपका और ये आपका एक फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो पोलन फ्लैग जो है, पोलन फ्लैग को तोड़ के भी ऊपर की तरफ ये जा सकता है। तो ये जो बेसिकली डाइवर्जेंस जो है ना, ये बहुत अच्छा एक प्रोबेबिलिटी या फिर बहुत अच्छा साइन दिखाता है कोई भी एक प्राइस इंडेक्स का मूवमेंट का बुलिश की तरफ। ठीक है, इथेरियम में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या हुआ है। जैसे इथेरियम में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम हुआ है। ये वाला देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये जो है ये नीचे की तरफ है लेकिन S&P जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। और इसके बाद इथेरियम जो है, जब भी ये जो चैनल है इस चैनल का अपर रेंज जो है इसको इसको तोड़ने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जब तक ये इसको तोड़ के नहीं जाता है ऊपर, तब तक ये ऐसे ही रेंज बाउंड होकर थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव करेगा। सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर एक्सरेट एक रियल क्रिप्टो एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस कारण ये शो संभव हो पाया। 2020 से एक्सरेट हमारे पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज में से रहा है जो कि पूरा विश्व में उपलब्ध है। अगर आपके पास एक्सरेट अकाउंट नहीं है अभी तक, तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरेट ऐप में कुछ खास फीचर्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं ताकि आप सेफली USD यहाँ तक USD द्वारा क्रिप्टो खरीद पाए। जहाँ तक विश्वसनीयता का सवाल है, एक्सरेट्स ऐप में ताइवान का नेशनल डेवलपमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है जो एक सरकारी निवेशक संस्था है और ये एक्सचेंज दुनिया के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आप इस ऐप में हेडचेक के द्वारा किसी भी एक्सरेट्स वॉलेट
फ्री में क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब B2B ट्रांसफर के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी एक्सरेक्स ऐप में चेक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सुरक्षित तरीके से P2P कर सकते हैं। और एक फीचर इसमें हाल ही में ऐड किया गया है जिसमें आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटेड बॉट द्वारा किया जाता है। डाउनलोड लिंक नीचे मेंशन किया गया है। Over to you, Krish and Sam. ओके, सो शौविक, आपको क्या लगता है, लाइक लास्ट वीक हम लोग जैसे बात किए थे कि मार्केट्स आगे कैसे हम लोग देख सकते हैं, तो आपने बोला था कि मार्केट्स हो सकता है आगे हम लोग ऊपर देखेंगे, और कृष्ण ने बोला था शायद ड्यू टू मैक्रो कंडीशंस हम लोग नीचे देखेंगे। सो अभी तक हम लोग कुछ ऊपर का ट्रेंड्स नहीं देख पाए ज़्यादा, सो इट्स मोड ऑफ अ साइडवे मार्केट। तो आपको अभी क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक तक या ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम Actually, मार्केट्स कैसे बिहेव करेगा आगे? एक्चुअली हम लोग का अभी जो है ना, अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए प्लानिंग नहीं करना है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए ही प्लानिंग करना है। क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में होगा क्या, अभी जो है मार्केट काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड मार्केट है, तो रेंज बाउंड मार्केट में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं मिलता है। अगर इसमें कोई मान लेता है कि हाँ, चलो कि मैं 500,000 पॉइंट इस मूव के लिए खेलता हूँ और फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते रहता हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आप एक अच्छे टाइम के लिए या फिर अच्छा एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करोगे और रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप कोई भी पोजीशन ना लो, या फिर थोड़ा बहुत ले भी लेते हो तो फिर वो एक्यूमुलेट करते रहो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, उसका पोजीशन साइज जो है उसको मत बढ़ाओ। तो फिर ये एक सही स्ट्रेटेजी रहेगा मेरे हिसाब से। जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब जो मूवमेंट होगा, ये 1000 पॉइंट का गेन इधर मिल रहा है, छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो मूवमेंट है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वही जो मूवमेंट है वो 5000, 10000, 15000 बहुत जल्दी मिलेगा, मतलब बहुत ही कम टाइम फ्रेम पे उतना मूव मिलेगा। तो वो जो ट्रेडिंग डिसीजन होगा वो काफी सही ट्रेडिंग डिसीजन होगा। तो अभी रेंज बाउंड मार्केट में तो फिलहाल यही है, पोजीशन साइज को कम रख के रिस्क मैनेज करके आप आगे बढ़ो। तो आपका सजेशन है अभी लाइक कोई ग्रीड ट्रेडिंग ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि शॉर्ट हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पे है, रेंज बाउंड मार्केट में आप लोग एक चीज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बीटीसी कुछ दिनों से 25K 30K इसके बीच में ही घूम रहा है। तो फिर हम लोग का जो पार्टनर है XREX ऐप में आप लोग को एक नया फीचर मिलेगा, वो है ग्रिड ट्रेडिंग का। उसमें आप लोग इस रेंज बाउंड मार्केट के लिए वो बहुत अच्छा है। उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एक लोअर रेंज में और एक अपर रेंज में, जैसे कि लोअर रेंज हो गया आपका 25K बीटीसी के लिए और अपर रेंज हो गया 30K, लगभग इसके बीच में आप लोग ग्रिड बना सकते हो। तो जैसे मान लो कि इस पे बीच में आप लोग 5 ग्रिड बनाए, तो फिर होगा क्या, किसी एक स्पॉट प्राइस पे आप लोग अगर एंट्री लेते हो तो ये लोअर रेंज में बाइंग होगा और अपर रेंज में जब ही वो हिट करेगा अपर ग्रिड को तब वो सेलिंग होगा। तो ऑटोमेटिकली बाइंग सेलिंग जो है ना इसके बीच में होता रहेगा। आपको मतलब उतना बैठ के मतलब स्क्रीन के सामने ये नहीं करना पड़ेगा, आप ऑर्डर लगा के बैठे हो कि कब होगा ये एग्जीक्यूट, कब मतलब मेरा स्क्वायर ऑफ होगा पोजीशन, ये सब नहीं करना पड़ेगा, वो सब कुछ ऑटोमेटेड ही होगा। तो ग्रिड ट्रेडिंग का जो डिटेल्स है आप लोग इस वीडियो में जाके देख सकते हो, ये है आपका लिंक वीडियो का, यहाँ से आप लोग ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में आइडिया कर सकते हो और इसको आप लोग XREX ऐप को इंस्टॉल करके ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हो। गॉट इट। सो क्रिश, आपको कुछ सजेशन देना है कि अगले मार्केट ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से अगले मार्केट ट्रेंड्स जैसे सौविक ने कहा इट विल बी रेंज बाउंड, बट वी हैव अ फ्यू बुलिश साइंस जो लास्ट टाइम से इस टाइम तक में काफ़ी चेंजेस हो गया है। जैसे यूएस ने अपना डेब्ट सीलिंग रेज कर दिया है और जिस कारण अ लॉट ऑफ न्यू मनी विल बी प्रिंटेड। तो मनी प्रिंटिंग मशीन जब ऑन होता है तो उसके साथ ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगता है एंड इन्वेस्टमेंट का जो भी म्यूचुअल फंड्स है, डेब्ट्स है, सब कुछ ऊपर जाने लगता है और क्रिप्टो भी ऊपर ही जाएगा इसीलिए, क्योंकि मनी विल गेट इट्स फ्लो इनटू द क्रिप्टो स्पेस। और जैसे कि आप सबको पता है कि क्रिप्टो इज़ अ वेरी वोलेटाइल एसेट, तो व्हेन मार्केट पम्प्स इट पम्प्स द क्विकेस्ट इन क्रिप्टो, व्हेन मार्केट डम्प्स इट डम्प्स द क्विकेस्ट इन क्रिप्टो। तो इसीलिए मुझे लगता है इन शॉर्ट टर्म बेसिस द मार्केट विल गो अप बिकॉज ऑफ द मेन रीजन कि US has raised its debt ceiling. Thanks to its fantastic sponsor that makes the show possible, XREX, a global leader in fiat to crypto exchange. XREX is our preferred crypto partner from 2020. If you do not have an account with XREX, consider signing up using the link in the show note below. Trade cryptocurrencies with USDT
USDC or directly to USD on XREX, one of the world's safest and most secure crypto exchanges, which is invested by Taiwan's National Development Fund and run by international cybersecurity experts. You can also send crypto for free to other XREX users with XREX BitCheck, which escrows your fund with a contract, making P2P transactions much safer and easier. Or use its advanced grid trading feature to DCA your crypto. Download the XREX app on Play Store or App Store today. Link below. तो चलिए इसके साथ ही हम लोग चलते हैं हमारे न्यूज़ कवरेज के ऊपर। और आज का पहला न्यूज़ जो है वो है कि मल्टी चेन का CEO हैज़ वैनिश्ड। तो मल्टी चेन एक ब्रिज है एंड इसका CEO has been vanished, and because of this the people in their tech team has not been able to recover the server which was running it because the key was with the CEO. तो ये एक decentralized bridge है apparently, but सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है कि CEO के पास सर्वर का कीज है और किसी के साथ उन्होंने शेयर नहीं किया है। तो अगर CEO वैनिश हो गए हैं और या फिर there are some rumors कि he was arrested, तो इसके बाद nobody will be able to get access to the server। और सर्वर एक्सेस ना होने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स होंगे बहुत सारे लेयर 1s एंड लेयर 2s को। सबसे बड़ा लेयर 1 जो अफेक्टेड होगा वो है फैंटम, एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारे अगला न्यूज़ जो है वो है Gate.io will face liquidity problem because of multi-chain CEO's arrest। तो मेन रीज़न ये है कि Gate.io का काफ़ी सारा फंड्स भी इस ब्रिज के थ्रू ही breached है, and they are facing liquidity issues, and over the past few days they have around $150 million of withdrawals on a daily basis. So this is the current state of decentralized bridges where single point of failure lays with the CEO. Any comments, Sam? Like आप जब बोल रहे थे ना कि the multi-chain CEO vanishes, the song like कहाँ गया उसे ढूंढो, I was just hearing that कि उसको ढूंढने में पीछे पड़े हुए लोग, and यहाँ like people's funds are stuck and they are not able to operate, and multi-chain ने भी बहुत सारे networks को बंद कर दिया है because they can't operate fully without the keys. So I think this is like a myth जो कि हम लोग हमेशा बोलते हैं this is decentralization, but somewhere within we see that ultimately it's depend on some person or a small group of person. So यहाँ पे वो चीज़ बहुत questionable है कि सही में क्या we are into a decentralized economy or it's still somewhat centralized and we are just naming it decentralized. चलिए उसके साथ नए न्यूज़ में जो कि है Tether is investing money to start a renewable firm to mine Bitcoin। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि Tether ने कमिट किया है कि they are going to invest 15% of their profits into Bitcoin, and their move to invest money to mine Bitcoin in a sustainable manner is also one of their strategies to maximize their profits। उसके साथ आज के दूसरे बड़े न्यूज़ में जो कि है जैसे मैंने कहा US has raised its debt ceiling। तो मैंने एक बालाजी के ट्वीट को रिपोस्ट किया है और मैंने कहा है कि क्योंकि US गवर्नमेंट अपना डेट सीलिंग बढ़ा रहा है तो न्यू मनी विल बी प्रिंटेड, एंड न्यू मनी प्रिंटिंग के साथ ही जो पीपल हु आर बाइंग गोल्ड ओनली एंड दे आर नॉट बाइंग other things, they will also start buying other things, but governments जो है they are moving away from US treasury and they are not buying more US treasury, they are buying gold। तो अगर लास्ट 5-7 साल में आप देखो तो मैक्सिमम गवर्नमेंट्स ने ही गोल्ड को प्रेफरेंस दिया है ओवर US ट्रेजरी। तो इसका क्या साइन है? इसका साइन ये है कि गवर्नमेंट्स जो है दे विल नॉट बी मच अफेक्टेड बाय प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी, दे विल कीप ऑन बाइंग गोल्ड एज द अंडरलाइंग एसेट क्लास फॉर देयर ट्रेजरी, एंड जो कॉमन पीपल है they will have excess money in their hands because borrowing will be cheaper, so they will buy they will raise new
buildings and get more money into mortgages or refinance their mortgages and put extra money in stock market or crypto or other financial instrument. तो इस कारण मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट सबसे पहले पंप करता है और सबसे पहले डंप करता है. सो इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर की मार्केट प्रिंटिंग के साथ ये ऊपर बढ़ेगा. और बिटकॉइन हाफिंग जो कि नेक्स्ट ईयर है, उसके पहले अगर अभी मार्केट मूव करता है तो बिटकॉइन हाफिंग के बाद दिस विल जस्ट कंटिन्यू. तो दिस विल एक्चुअली ब्रिंग द बुल मार्केट मच अर्लियर देन वी वर एक्सपेक्टिंग इट. तो चलिए उसके साथ अगले न्यूज़ में जाते हैं जो कि इसी के ऊपर है. सो प्रेडिक्टिंग कि यूएस डॉलर विल लूज इज डोमिनेंस, क्योंकि यूएस इज नाउ प्रिंटिंग अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मनी. और उसके साथ ही साथ जैसे बहुतों को पता है कि गोल्ड और ऑयल जो कि यूएस डॉलर में पहले डिनोमिनेटेड था, अभी उसका जो रोल है यूएस डॉलर का वो वहाँ से थोड़ा डोमिनेंट पोजीशन से नीचे आते हुए दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ये पहले सिर्फ यूएस डॉलर से ही लोगों को गोल्ड खरीदने देते थे, लोगों को लिक्विड गोल्ड जो कि है ऑयल खरीदने देते थे. पर अभी दे आर एक्सेप्टिंग इंडियन रुपीज़, दे आर एक्सेप्टिंग रशियन रूबल्स. अभी रिसेंटली सऊदी ने चाइना के साथ एक डील साइन किया है जहाँ पे दे आर अलाउिंग चाइना टू बाई ऑयल इन एक्सचेंज फॉर आरएमबी. तो इसी कारण यूएस का जो डोमिनेंट पोजीशन है वर्ल्ड में एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी, वो पोजीशन थोड़ा नीचे आते हुए दिख रहा है. एंड आई थिंक जैसे जैसे यूएस मनी प्रिंट करते रहेंगे, यूएस डॉलर से लोगों का विश्वास, स्पेशली गवर्नमेंट्स का विश्वास थोड़ा थोड़ा करके हटने लगेगा एंड दे विल अनडॉलराइज देयर ट्रेजरीज. एंड इस कारण से ये भी हुआ है जो कि हम अपने अगले न्यूज़ में देख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग देयर मनी आउट ऑफ यूएस बैंक्स. एंड ये इसलिए हुआ है, एक तो पहला रीज़न ये है कि पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ इंटरेस्ट इफ दे कीप देयर मनी इन स्मॉलर बैंक्स. तो जहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आप कोई स्मॉल बैंक में पैसा रखते हो यूएस में, यू विल गेट लाइक मे बी 1% और मे बी 0.5% और इवन लेस. और वहीं अगर आप एप्पल का जो नया प्रोडक्ट है जेपी मॉर्गन के साथ, एप्पल सेविंग्स, उसमें पैसा रखते हो, यू विल गेट अराउंड 4.1%. तो बहुत सारे लोग अपना छोटे छोटे बैंक से पैसा निकाल के एप्पल, जेपी मॉर्गन में पैसा रख रहे हैं या फिर बीएनवाई मेलन में पैसा रख रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग मोर यील्ड. तो जैसे डीफाई में होता है, देयर आर डीफाई यील्ड hunters and they just move their money from one DeFi platform to another DeFi platform to hunt for better yields. अभी हम लोग वही चीज़ यूएस मार्केट में देख पा रहे हैं कि people are moving their money from smaller banks and smaller financial institutes to larger ones to get better savings rate. So all these factors combined, I think is a bullish sign कि bull market will come much earlier than we were expecting. एक्चुअली मैं इसके साथ एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ. ये अमेरिकन सर पुलिंग मनी फ्रॉम द यूएस बैंक्स, इसका मेन रीज़न ये भी है कि, और एक रीज़न, नॉट मेन रीज़न, कि काफ़ी सारा बैंक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है ऑलरेडी. तो विश्वास जो है ना बैंक्स के ऊपर थोड़ा बहुत लोग का डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है. करेक्ट. एंड आई थिंक दिस इज लाइक इन 3-4 डिकेड्स पहली बार हो रहा है कि इतना आउटफ्लो हो रहा है बैंक से बाहर इन द यूएस. एग्जैक्टली. सो देखते हैं आगे कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है क्रिप्टो एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट्स में. तो चलिए हम लोग द हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे आते हैं कि लाइक व्हाट इलॉन मस्क डिड विद डॉजकॉइन. तो हाँ क्रिश, आप, ओवर टू यू. तो आई थिंक इलॉन मस्क को एक जन ने कोर्ट नोटिस भेजा है बिकॉज ही क्लेम कि इलॉन मस्क हैज बॉट डॉजकॉइन बिफोर ही स्टार्टेड प्रमोटिंग डॉजकॉइन एंड ही डिड नॉट डिस्क्लोज इट, राइट. तो इसीलिए he bought Dogecoin when prices were low, he promoted it, he has a huge network of people who is listening to Elon Musk and he moved the prices significantly. और प्राइस जब ऊपर चला गया, he sold his position and he went out. तो this is why he has been sued. तो अगर ये सिनारियो है तो according to the laws of the land जो कि US में applicable है, if this is found to be true, I think Elon Musk will probably face a big fine and he will definitely settle with the SEC. मुझे नहीं लगता इसके कारण इलॉन मस्क का कोई भी अदर पोजीशंस में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ही इज इन सम एडवाइजरी पोजीशन और डायरेक्टर पोजीशन और सीईओ पोजीशन, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय द SEC और CFTC. तो इस कारण से शायद ही माइट फेस अ फाइन और ही माइट फेस some restriction. But if he has done this, then
इट प्रूव्स कि यू कैन इजीली मूव द क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो मार्केट में अभी इथेरियम और बिटकॉइन का बैलेंसेस जो है एक्सचेंजेस में इट्स एट 5-year लो। तो इसका मतलब ये होता है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू ट्रेड ऑन एक्सचेंजेस। तो दो कारण है, एक तो है कि FTX के बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से लोगों का भरोसा उठ गया है, और दूसरा कारण ये है कि जैसे मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है तो अभी लोग बस बाय एंड होल्ड कर रहे हैं, तो दे आर जनरली बाइंग एंड दे आर मूविंग आउट ऑफ एक्सचेंजेस। तो जनरली जब एक्सचेंजेस में बिटकॉइन और इथेरियम का वॉल्यूम लो रहता है, दैट्स एन इंडिकेटर ऑल्सो कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मार्केट जब नीचे आने होता है तो अ लॉट ऑफ पीपल डिपॉजिट इथेरियम एंड बिटकॉइन ऑन एक्सचेंजेस बिकॉज दे वांट टू सेल। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बुलिश साइन है टुवर्ड्स द फैक्ट कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। इसके बाद हमारे अगले न्यूज़ में जो कि है मून पे के ऊपर। एंड मून पे जैसे आपको पता है कि एक क्रिप्टो मनी प्रोसेसर है जो कि रिसेंटली नॉट रिसेंटली दे रेज $150 million इन 2021, एंड उस पैसे में से दे रेज अराउंड $550 million, एंड उस पैसे में से अराउंड $150 million was pocketed by MoonPay's executives। तो क्या हुआ कि जब MoonPay ने सीरीज ए में $150 million रेस किया, तो जनरली रेस के बाद न्यू शेयर्स आर प्रिंटेड एंड गिवन टू द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे MoonPay के एग्जीक्यूटिव्स ने क्या किया है, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स से MoonPay के इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया है, एंड दे टुक $150 million। तो नया शेयर्स प्रिंट नहीं हुआ, एंड only around $400 million came into the company's treasury for the next stage। तो मेरे हिसाब से अगर ये डिस्क्लोजर में था ऑलरेडी, then it's a straightforward case जहाँ पे the existing investors और new investors want कि executives जो है MoonPay के वो dilute हो जाए, उनका shares dilute हो जाए, ताकि they don't have a lot of shares to control everything by themselves। so board को ज़्यादा power मिलता है उस टाइम पे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ है और MoonPay has done this after the investment round closed, then it's a very bad thing। पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं दे इन्वेस्ट बेस्ड ऑन प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कि पहले का वैल्यूएशन क्या था, इन्वेस्टमेंट के बाद पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या होगा, एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पे मेरे को लगता है ये इसीलिए किया गया होगा क्योंकि MoonPay के एग्जीक्यूटिव्स के पास काफ़ी सारे शेयर्स होंगे जो कि उनको कंट्रोलिंग स्टेक्स दे देते थे, एंड दे वुड प्रोबब्ली ओवरराइड द बोर्ड। पर अभी इस केस के बाद मुझे लगता है कि दैट शेयर हैज़ बीन डाइल्यूटेड। तो उसके साथ हमारे अगले न्यूज़ पे हमारा अगला न्यूज़ जो है जो कि है फंड रेजिंग के बारे में। एंड फंड रेजिंग के बारे में जब बात कर रहे हैं तो अभी सैम ऑल्टमैन जो कि ChatGPT के CEO है, उन्होंने अपने वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट के लिए $115 million रेज किया है, लेड बाय ब्लॉकचेन कैपिटल। तो वर्ल्ड कॉइन जो है वो एक वन वर्ल्ड ID को क्रिएट करना चाहता है, एंड इट इज़ ऑल्सो दे वांट टू मेक वन डिजिटल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो दिस इज समथिंग विच Facebook wanted to do with their Libra project, but they failed badly because Facebook is a centralized entity with centralized controls, and hopefully WorldCoin will not make the same mistake by trying to be centralized, and following centralized control they will also not face the same issues। So decentralization के कुछ benefits में ये भी एक benefit है कि if you are able to generate decentralized ID and people can anonymously send crypto with each other, but if people are needed to prove that they are in control of that wallet, they can prove it by that ID। so this is the idea behind WorldCoin। प्लीज एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक सवाल है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए XRP तो काम करता है, तो उससे ये डिफरेंट कैसा है? राइट, तो XRP जैसे काम करता है, XRP में आप कोई भी XRP वॉलेट से कोई भी अलग XRP वॉलेट पे आप भेज सकते हो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन एक XRP वॉलेट से दूसरे XRP वॉलेट पे भेज सकता है। तो यहाँ पे वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है जो कि एक ID से कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि हर एक इंडिविजुअल को एक ID दे दिया जाएगा, एंड उस ID में आपको वर्ल्ड कॉइन ट्रांसफर करने होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए .ETH या
.btc, .sat, ये सब डिफरेंट डोमेन आ गए हैं, तो ताकि अगर आप sam.eth का एक आईडी बनाते हो या sovic.eth का एक आईडी बनाते हो, दिस बिकम स्पेसिफिक टू योरसेल्फ। तो इसके पीछे आइडिया भी यही है कि एक स्पेसिफिक आईडी को बाइंड कर दिया जाए एक वॉलेट के साथ, ताकि आप आईडी के अगेंस्ट में इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये कि एनोनिमस भी हो सकता है, पर आईडी वेरिफिकेशन जो होगा वो शायद सेंट्रलाइज केवाईसी के थ्रू होके डिसेंट्रलाइज सर्वर्स में स्टोर किए जाएंगे। सो दिस इज द आइडिया। ओके, तो हमारे अगले बड़े न्यूज़ में जो कि ऑल्सो है फंड रेजिंग के ऊपर, तो मैजिक जो कि एक B2B वॉलेट प्रोवाइडर है, दे हैव रेज्ड अराउंड $52 million इन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग। तो मैजिक एक नॉन कस्टोडियल सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि SDK प्रोवाइड करते हैं टू बिल्ड वॉलेट्स। तो ये मेटल के साथ भी पार्टनरशिप किए हुए हैं, एंड दे आर गेटिंग दिस मनी सो दैट दे कैन build their SDK in a manner which easily can be used by enterprises. तो उनका फोकस है enterprises के ऊपर and Web3 companies के ऊपर। And जैसे आपको सबको पता है कि 2020-2021 was essentially called the layer 1 crypto wars, then came the 2022 came the exchange wars। तो अगला जो narrative है वो है कि 2023, 2024, 2025 will be layer 2 and wallet wars। So basically, whoever has the best wallet will have most number of users, and whoever has the best L2 will have the most number of transactions. So I think this is the narrative that is going to play out moving forward. Right, Krish. So हम लोग इतना सारा like the last 3 news was around fundraising and people raising funds. So Krish, just a generic question, can we get funds for this podcast as well? Are we raising funds for A to Z? अभी तो नहीं, but I think moving forward we have big plans for A to Z. We soon keep you posted what we are doing and how we are doing, and of course we will give early beta access and alpha access to people to test it out. And moving forward, I think this is something which is really needed in this current scenario as well, not just in India but also globally. Right. So stay tuned, guys, for the next fundraising round. News can be of A to Z as well. Nothing like financial advice, but yeah, do stay tuned for the next updates. So yeah, coming to the next news. तो नेक्स्ट न्यूज़ में है कि जैसे आपको सबको पता है कि Coinbase के एक्स मैनेजर ने फ्रंट रनिंग करके got into some big trouble. So they decided to settle with SEC. So they paid a fine and decided to settle it rather than contest the charges further. So this proves that this kind of situation is not uncommon. It was just one of them कि SEC ने पकड़ लिया उनको, पर ये सिचुएशन काफ़ी आम है। और अभी रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि नैनसन ने एक न्यूज़ पब्लिश किया था जहाँ पे उन्होंने कहा है कि बाइनेंस में जब भी कोई टोकन लिस्ट होता है तो Binance employees or people who are in the know-how, they also do front running of these tokens. तो पूरा एक न्यूज़ नैनसन ने पब्लिश किया है जो कि हम लोग इस न्यूज़लेटर के साथ एंड वीडियो के साथ उसको नीचे लिंक दे देंगे, आप जाके पढ़ सकते हो। तो फ्रंट रनिंग इन क्रिप्टो स्पेस इज़ अ कॉमन थिंग, बट दिस पर्टिकुलर केस प्रूव्स कि अगर आप ऐसा करते हो तो अगर आप कभी पकड़े जाते हो, यू कैन आइदर फेस पनिशमेंट, जेल टाइम और फाइन्स और बोथ। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है कि बाली जो कि अभी साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत बड़ा क्रिप्टो हब बन चुका है। अ लॉट ऑफ पीपल गो देयर, डिजिटल नोमैड्स एंड ऑल्सो पीपल हु आर लुकिंग टू फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टे एंड वर्क। तो अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर बाली बिकॉज ऑफ ईजी कनेक्टिविटी एंड चीप कॉस्ट एंड बेटर लाइफस्टाइल। तो वहाँ पे बाली के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि टूरिस्ट जो कि क्रिप्टो से पे करते हैं लोकल चीज़ों के लिए, they will be punished heavily. So the punishment can range from deportation and also sanctions so that they cannot come back. तो ये क्रिप्टो का ये एक नॉर्मल रीज़न है क्योंकि जनरली जब भी आप कभी ट्रैवल करते हो तो बहुत सारे देशों में कैपिटल कंट्रोल्स है, जैसे इंडिया में भी कैपिटल कंट्रोल्स है। आप इंडिया के बाहर जाते हो तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने June 1 से एक 20% TCS किया है, टैक्स होल्डिंग एट सोर्स, कि आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो समझ लीजिए आपका टिकट का कॉस्ट 1 लाख रुपया है, तो 20,000 रुपया गवर्नमेंट आपके
बैंक से होल्ड पे रखेंगे, ताकि आप जब अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हो दे कैन टैली कि यू फॉल इन द प्रॉपर इनकम टैक्स और नॉट, और यू आर ट्राइंग टू डू टैक्स अवॉइडेंस। तो ये कैपिटल इनएफिशिएंट है, पर गवर्नमेंट के पास और कोई तरीका नहीं होता है इसको कंट्रोल करने का, तो इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू पे विथ क्रिप्टो। तो इंडोनेशिया में यही हो रहा था कि पीपल आर नॉट सेलिंग देयर क्रिप्टो फॉर इंडोनेशियन रूपी फर्स्ट एंड देन पे टू द वेंडर्स। तो वो डायरेक्टली पे कर रहे थे एंड वेंडर्स वर आल्सो एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि ये उनके फेवर में था। तो नाउ इंडोनेशियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्रैक डाउन ऑन इट प्रीटी हेवीली। तो देखते हैं कि लाइक व्हाट इफेक्ट इट डज फॉर द क्रिप्टो सीन इन बाली। उसके साथ ही हम लोग हमारे लास्ट 2 न्यूज़ में आते हैं जो कि रिलेटेड है। तो रिसेंटली IRS जो कि है US के टैक्स अथॉरिटी, उन्होंने एक केस लड़ा था, और उस केस में दे वांटेड टू गेट एक्सेस फॉर कॉइनबेस यूज़र डेटा। यहाँ पे कॉइनबेस मतलब कॉइनबेस US यूज़र डेटा। एंड कोर्ट ने कहा कि IRS इज़ विद इन द राइट्स टू गेट दिस डेटा। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉइनबेस अगर चाहे IRS अगर चाहे तो कॉइनबेस को जाके दे कैन आस्क देम फॉर पीरियोडिक डेटा कि कौन कितना ट्रेड कर रहा है, कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, टू चेक कि इफ दीज पीपल आर आल्सो पेइंग द टैक्सेस। तो दिस इज़ वेरी एप्लीकेबल फॉर इंडियन मार्केट एज वेल, क्योंकि इंडियन IT डिपार्टमेंट जो कि ऑलरेडी एक्सचेंजेस को PMLA रिपोर्टिंग यूनिट के अंदर में डाल दिए हैं, they can pass an additional law and ask the IT department can be given the power कि आप जाओ जाके क्रिप्टो एक्सचेंजेस का डेटा निकालो and see if these people who are trading in crypto exchanges are paying the proper taxes or not। तो यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, जो कि एक साइड से बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि दिस मीन्स क्रिप्टो विल नॉट बी बैंड इन इंडिया। पर दूसरे साइड से थोड़ा अजीब भी है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो विल नाउ बी अंडर द स्क्रूटिनी। एंड क्योंकि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि किस तरीके से ऑडिटिंग किया जाएगा, और इंडियन लॉज के हिसाब से इफ़ यू ट्रेड इन इथेरियम एंड विन और लूज मनी इन इथेरियम, तो आप उसके प्रॉफिट को सिर्फ इथेरियम में ही दे सकते हो। तो अगर प्रॉफिट कमाते हो इथेरियम में बट लॉस करते हो BTC में, तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते एडजस्ट हो। नहीं। तो इथेरियम के प्रॉफिट को आपको देना ही पड़ेगा, बट BTC के लॉस को आप बुक्स में नहीं दिखा सकते हो। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो स्टॉक्स में अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप एक स्टॉक में प्रॉफिट कमा रहे हो, दूसरे में लॉस कर रहे हो, तो यू कैन एडजस्ट दिस। तो इसके साथ ही देयर इज अ न्यूज़, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अ न्यूज़, क्रिप्टो ट्रांसफर टू प्राइवेट वॉलेट्स माइट फेस आइडेंटिटी चेक्स। तो क्या होता है कि जब आप कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज से किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो क्रिप्टो के थ्रू, या किसी को क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हो फिर P2P ट्रांजैक्शंस के थ्रू, तो यू डोंट नो हु इज़ द अदर पर्सन। I mean the exchange doesn't know who is the other person, you know who is the other person। तो यहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि एक्सचेंज को भी आपको बताना पड़ेगा कि हु इज़ द अदर पर्सन। तो ये एक नेगेटिव स्टेप है और एक स्टेप बैकवर्ड है इनोवेशन के लिए, क्योंकि बैंक में भी ऐसा नहीं होता है। बैंक में भी जब पैसा ट्रांसफर करते हो, बैंक सिर्फ अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरीफाई करता है। बैंक ये कभी वेरीफाई नहीं करता है कि नाम किसके अगेंस्ट में है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये स्टेप किया जाता है, तो ओनली द बिग क्रिप्टो एक्सचेंजेस probably will be able to abide by this। तो स्मॉल प्लेयर्स जो भी है या इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो है, वो आके यहाँ पे वो ये नहीं कर पाएंगे, compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि the regulation will be much higher for them to comply with। तो अगर ऐसा एक लॉ पास होता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में सिर्फ 1 या 2 बड़े एक्सचेंजेस रह जाएंगे। पर अगर ये ऐसा लॉ पास होता है, तो मुझे ये भी लगता है कि वही 1 और 2 बड़े एक्सचेंजेस पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को ऐसा लॉ पास करने के लिए। What do you think, Sam? Correct, like this is major step मुझे लगता है कि like whoever wants to use a centralized exchange will eventually do the KYC and verifications and use it, right? तो अगर कोई private wallet use कर रहा है, so they want that decentralization part and they want to keep their funds somewhere else so that they can use it in a decentralized way। but अगर private wallets में transfers बंद कर दिए जा रहे हैं और it needs a face ID identification checks, so I think this पूरा प्रॉब्लम को यहीं पे आ जा रहा है कि फिर डिसेंट्रलाइज क्या रहा। इफ आई एम नॉट एबल टू मूव माय फंड्स इनटू डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स, यूज DeFi, so the whole sector of like crypto and DeFi is coming under question, like why do you need it? because ultimately ये तो एक बैंक ही हो जा रहा है where you have to go give your face KYC IDs and open an account, so why do you need a decentralized system for this if we need in every form you need a face verification or ID verification checks? और so I think
और रिसेंटली मेटामैक्स में भी यही हुआ है कि मेटामैक्स ने अभी कहा है कि इफ दे आर subpoenaed they will comply with those subpoenas and they will block the asset for certain wallets if those are subpoenaed against. तो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि मेटामैक्स जो कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, they have the power and also the capability to freeze your fund, जो कि Right. डिसेंट्रलाइजेशन से काफी दूर है. So with this kind of news, I think Krish is like I sometimes wonder like what is the true meaning of decentralization that we talk about in crypto. I think we can discuss about this in a very detailed manner later on, but मुझे Right. मेरे पर्सनल व्यू में ऐसा लगता है कि क्रिप्टो Web3 and crypto decentralization is spoken quite a lot, but most of the time वो follow नहीं किया जाता है. तो जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि मल्टी चेन के सीईओ ने अपने पास एक सर्वर की रख दिया था, जिसके कारण उनके टैक्स उस सर्वर को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं. इसी तरीके से मेटामैक्स जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है अपरेंटली, उनके पास ये पावर है कि वो आपका प्राइवेट की स्टोर नहीं करते हैं, पर उनके पास ये पावर है कि वो आपका फंड्स फ्रीज कर सकते हैं. तो आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि दिस इज नॉट रियली डिसेंट्रलाइज्ड, बिकॉज समबडी हैज अ बैकडोर टू स्टॉप एवरीथिंग. और इसी के साथ हम लोग आज के पॉडकास्ट पे क्लोजर पे आ चुके हैं, एंड आई विल गिव इट टू सैम. Up to you. Yep, sure. Thank you guys for watching and I hope that you get some value and insights from this. और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, so with the ending I'll like say what is your version of decentralization. आपको क्या लगता है what is truly decentralized or not? Do comment down below and let us know what is your thoughts on this topic, and we'll take it up, like we can have a detailed discussions if you want. And yep, so this is it for this week. So keep following us and keep subscribing us so that we get some followers count. Is also boost our energy and enthusiasm. So thank you all, thank you for watching, and we'll come back again next week with another such podcast. And for between we'll keep on doing some short videos and other stuff, so do watch all the videos and take insights and do suggest us what you want us to do next. Thank you all for watching. Bye bye, see you. Thanks. Bye bye. Thank you.